चलिए हम बात करने जा रहे हैं आज वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन किस तरीके से देखा जाता है वो हम आज समझने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज रेगुलेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है। उसके बाद हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ जाएंगे कि अलग अलग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिपेंड करता है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी ट्रांसफार्मर का जो होता है वो उसके लोडिंग पर इफेक्ट करता है। मतलब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से जो भी लोड जुड़ा हुआ है वो किस पावर फैक्टर पर काम कर रहा है, तो उस पर उसका टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है। किसी भी ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड करता है ये वाला, ये उसके लोड की कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जो भी यहाँ पर लोड लगा होता है। तो यहाँ का लोड अगर मान लीजिए कम पावर फैक्टर का है तो यहाँ से करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा, और यहाँ का लोड अगर मान लीजिए अच्छे पावर फैक्टर का है तो यहाँ से करंट कम ड्रॉ करेगा, कम ड्रॉ में काम चल जाएगा उसका। तो इस लोडिंग पर जो भी इफेक्ट पड़ता है यहाँ के टर्मिनल वोल्टेजेस पर या फिर इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई लोड रखता ही नहीं हूँ तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो मेरा नो लोड वोल्टेज कहलाएगा। जो भी इस सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पर नो लोड वोल्टेज कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फुल लोड कर दूँ तो जो भी वोल्टेज होगा वो मेरा फुल लोड होगा, जबकि प्राइमरी का जो भी वोल्टेज होगा वो मेरा कांस्टेंट बना रहेगा। और ये सारी बातें जो भी होगी वो एक कांस्टेंट पावर फैक्टर पर होगी। ये आपको बाद में समझ में आ जाएगी बातें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी वोल्टेज रेगुलेशन है वो किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन करी जा सकती है और उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है। आप उसको अर्थमेटिकल वे में अगर लिखना चाहो तो आप उसको ये लिख सकते हो कि अर्थमेटिकल डिफरेंस होता है ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज का जब उसका I2 जीरो हो, और जब उसका I2 जीरो हो तो उसका नो लोड वोल्टेज आता है, और जब उसका I2 फुल लोड पर होगा तो वो वहाँ पर जो भी फुल रेटेड लोड होगा उन दोनों का जो भी अपने अर्थमेटिकल डिफरेंस आया वही मेरा वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। तो देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन V2 नो लोड माइनस V2 फुल लोड। इसका भी मैं सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि V2 फुल लोड V2 नो लोड कहाँ से आया। एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो क्वांटिटीज है इनका अपन मैग्नीट्यूड हमेशा लेते हैं। यहाँ पर जो भी वोल्टेज रेगुलेशन के कैलकुलेशन में जो भी आता है वो मैग्नीट्यूड के रूप में काम में आता है। कोई वेक्टर एडिशन वगैरह यहाँ पर काम में नहीं आएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड काम आएगा। कोई फेजर सेट नहीं करते हम, मैग्नीट्यूड काम में आता है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि रेटेड सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज है रेटेड लोड पर, नहीं ये रेटेड लोड पर है, ये अपना नो लोड है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके सिंबल हो गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद जब हम पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें फुल लोड पर, तो आप इसको क्या करोगे कि V1 को तो कांस्टेंट रखना ही है। वो तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी का जो है वो तो कांस्टेंट बना रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको जब पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन की बात करनी है तो नो लोड माइनस V2, ये देखिए आपने करा है पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। इसकी जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर V2 फुल लोड अपॉन में पर यूनिट की बात कर रहे हैं तो V2 फुल लोड से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपना पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन आ जाएगा। और यहाँ पर V1 को कांस्टेंट लिख देना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक वोल्टेज रेगुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपके इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और जो वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है ये आगे भी काम आता है। इंडक्शन मोटर वगैरह में भी ये आपके आगे काम आता है, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे सिंगल फेज मोटर वगैरह जो भी चलती है तो वहाँ पर भी अपने पास एक ट्रांसफार्मर का जो बेसिक सर्किट डायग्राम है वो काम में आता है, तो वहाँ पर भी वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको देखिए परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन देखना है तो आप इसको इंटू से 100 से इंटू कर सकते हो। यहाँ तक की बातें बहुत ही सिंपल है, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सर्किट डायग्राम वैसा ही है जैसा हम पहले उसमें बनाते थे अपने फुल लोड ट्रांसफार्मर के अंदर बनाया। तो जो सेकेंडरी साइड है उसकी तरफ मैं प्राइमरी साइड को रेफर कर रहा हूँ, मतलब प्राइमरी साइड इज रेफर टू सेकेंडरी साइड। इसका डायग्राम पहले मैं बना चुका हूँ, एक बार और बना देता हूँ।
ये आपका सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ये आपका सेकेंडरी का इंडक्टर, ये आपका लोड लगा दिया मैंने, और ये जो प्राइमरी साइड की जो वैल्यूज़ है उनको मैं इधर लेके आ गया। ये एक्चुअली में सेकेंडरी और प्राइमरी का दोनों का मिलाकर के रेसिस्टेंस हो गया, ये उन दोनों का मिलाकर के रिएक्टेंस हो गया, और यहाँ पर ये इन दोनों का मिलाकर के इम्पिडेंस हो गया। यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये इंडक्टर लगाया, और ये अब देखिए एक चीज़ मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले भी, कि जब भी अपन प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो प्राइमरी का वोल्टेज होता है उसको तो ए से डिवाइड कर देते हैं, और जो भी करंट होते हैं वो ए से इनटू हो जाते हैं। देखिए AI1 हो जाएगा, AI0 हो जाएगा। प्राइमरी में तो I0 है, लेकिन जब सेकेंडरी में ट्रांसफर करेंगे तो AI0 कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर AIW कहलाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिए, आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत आसान लगेगी, और ये जो सीरीज़ है ट्रांसफार्मर की ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला जो भी चल रहा है, जो भी अपने सीरीज़ चल रहा है यहाँ पर, जो भी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस हैं, ये आपको यूनिवर्सिटी में बहुत हेल्प करेगी, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेंगे। और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको गेट में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बिल्कुल हाई लेवल नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही बेसिक बताया जा रहा है, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है आपको सीखना। तो यहाँ पर इन सभी को सीखिए आप, यहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चलकर। तो इसी से आप जुड़े रहिए। अब यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आएंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर है या जो भी ये टॉपिक है इसको जल्दी ख़त्म करा जाएगा अब, उसके बाद हम इंडक्शन मोटर पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो हो गया R0/A²। यहाँ पर जो भी ये टर्म्स हैं इनको A² से डिवाइड कर दिया जाता है। इसका मैंने डेरिवेशन भी पहले एक वीडियो में करा हुआ है कि किस तरीके से होता है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए। जो भी इसका टर्मिनल वोल्टेज है उसको मैं V2 बोलता हूँ। इसके लोड को मैंने ZL और 5 डिग्री यहाँ पर मैंने इसको फेज एंगल के साथ रख दिया। ये मेरा इसका सर्किट डायग्राम बन गया। आई होप कि आप यहाँ तक रिलेट कर पाए होंगे। अब देखिए, आप अगर इसका वोल्टेज रेगुलेशन देखते हैं, जब प्राइमरी साइड को सेकेंडरी में ट्रांसफर करा तो आपको देखिए, आपने जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ा उसमें तो क्या था कि V2 नो लोड। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, V2 नो लोड की जगह प्राइमरी वाला फॉर्मूला डालना है। तो आप V2 नो लोड को क्या लिख सकते हो, V1/A लिख सकते हो। तो उसी तरीके से पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन अगर मैं देखूं तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V1/A, ये वाला, माइनस V2 फुल लोड अपॉन V2 फुल लोड का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काम आता है, फेजर्स काम में नहीं आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने ये कर लिया। अब मुझे डायरेक्ट इक्वेशन तो पता लगानी है, वो इस सर्किट डायग्राम से मैं पता लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस सर्किट डायग्राम को आप फिर से देखिए। तो यहाँ पर अगर हम KVL लगाएं तो देखिए, KVL तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, KVL लगाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जो करंट है वो मेरा I2 हो गया। तो KVL लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो V1/A इज इक्वल्स टू I2 इंटू ZE2, I2 इंटू ZE2, इधर से चलेंगे तो ये आपका V2 आ जाएगा प्लस V2। ये आपकी इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं। तो ये आपका जो KVL के साथ रिजल्ट आया वो है ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने KVL लगाया। अब देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, लोड की। मैंने आपको पहले बताया कि करंट जो भी ड्रॉ कर रहा है वो पावर फैक्टर पर ही डिपेंड करता है। तो अगर लोड जो है वो कितने पावर फैक्टर का है, मान लीजिए 3 कंडीशंस हम लेते हैं कि एक हम लेते हैं लैगिंग लोड लगा दिया, लैगिंग पावर फैक्टर वाला, एक लगा दिया लीडिंग पावर फैक्टर वाला, और एक लगा दिया यूनिटी वाला। तो हम इन तीनों को जब डिस्कस करेंगे तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। अब उस वैल्यूज को समझने के लिए हमको इन तीनों का समझना होगा, लेकिन इन तीनों में जो भी फंडा है वो एक ही है। वो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो स्टेप्स मैं एक बार आपको जनरल वे में बता देता हूँ, उसके बाद हम तीनों में अलग अलग स्टेप्स कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वाला स्टेप है कि आपको V2 जो है, ये वाला जो है, इसको आपको रेफरेंस फेजर मान लेना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि V2 को रेफरेंस फेजर मान लो।
इन सारे स्टेप्स को आप आसानी से याद रख सकते हो। ये वीडियो आप आगे देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन, और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए V2 को अगर यहाँ पर अगर मैं वेक्टर लिखूँ, इसको मैं थोड़ा डार्क लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो V2 है उसको अगर रेफरेंस फेजर मान लूंगा तो उसका एंगल 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर इसको कॉम्प्लेक्स में लिखें तो V2 प्लस J0 लिख सकते हैं। ये एंगल हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इतना लिख सकते हो क्या? यही सारी चीज़ें आगे करनी है सभी में, लीडिंग में, लैगिंग में और यूनिटी में। तो ये देखिए सेकंड जो स्टेप है वो आपका I2 के लिए आ गया। अब I2 जो है वो तो रेफरेंस फेजर के रेस्पेक्ट में बनाया जाएगा। लैगिंग है तो I2 5 डिग्री पीछे होगा, लीडिंग है तो I2 5 डिग्री आगे होगा, यूनिटी में I2 और V2 दोनों एक साइड हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लैगिंग के लिए अगर मैं लिखूं तो I2 जो है, ये I2 थोड़ा डार्क लिखिए, तो ये I2 जो है ये -5 हो जाएगा, मतलब ये लैगिंग के लिए हो जाएगा। तो ये -5 हो जाएगा मतलब पीछे हो जाएगा। अब इसको अगर अपन लिखे तो इसको रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन होती है I2 cos phi2 माइनस JI2 sin phi2। ये आपने लिख दिया। लीडिंग के लिए लिखना है तो आपने लिखा I2 बराबर I2, इस बार प्लस phi2 है, यहाँ पर -phi2 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा I2 cos phi2 प्लस आ जाएगा JI2 sin phi2। और जब यूनिटी के लिए लिखूंगा I2 का तो मैं सीधे सीधे ही लिख दूंगा कि I2 जो है उसका भी एंगल 0 है और I2 प्लस J0 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो थर्ड है वो अपने पास है कि हम ZE2 निकालें। तो ZE2 तो पता ही होता है सर, सम होता है RE2 का प्लस JXE2 का, ये तो पहले से ही पता है हमको, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आई। इसी सर्किट डायग्राम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि जो ZE2 है वो इन दोनों का सम होता है, इस तरीके से उसको लिख सकते हैं अपन। और आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्थ इक्वेशन है, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, जो फोर्थ इक्वेशन है वो मेरी है V2 नो लोड निकालना है। तो V2 नो लोड को मैंने अभी आपको बताया कि V1/A भी लिख सकता हूँ, और V1/A को मैंने आपको बताया उस KVL इक्वेशन से कि ये क्या होता है V2 0 डिग्री, क्योंकि ये तो रेफरेंस फेजर ले लिया, और यहाँ पर हो जाएगा I2 ZE2। अब ये I2 की वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, अलग अलग पावर फैक्टर पर, और ZE2 की वैल्यू अलग अलग होगी जो हम बाद में लिख सकेंगे। और एट लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमको वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है, जो हम कर सकते हैं इस फॉर्मूले से V1/A V2 फुल लोड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 फुल लोड। इससे आप वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और हम सारे मैग्नीट्यूड ले सकते हैं इनके। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये मैंने सारे स्टेप्स आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर में कैसे काम करता है, लीडिंग पावर फैक्टर में कैसे काम करता है, और यूनिटी पावर फैक्टर पर कैसे काम करता है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको चीज़ें शायद कंफ्यूज कर दें, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं उसको। थैंक यू।